and welcome to the 24th lecture of our laws of motion discussion। तो आज के क्लास में हम लोग कुछ एडवांस क्वेश्चंस करेंगे स्यूडो फोर्स पे। पिछले क्लास में हम लोग ये पढ़ लिए थे कि स्यूडो फोर्स क्या होता है। इन द लास्ट लेक्चर वी हैड डिस्कस्ड व्हाट इज स्यूडो फोर्स। तो इस लेक्चर में हम लोग स्यूडो फोर्स का एप्लीकेशन सीखेंगे। पिछले क्लास में मैंने एक चर्चा शुरू किया था कि देखिए ये एक लिफ्ट है और इस लिफ्ट में दो पर्सन है ए और बी। इस बार मैं क्या कर दे रहा हूं, ये लिफ्ट है, इस लिफ्ट में एक वेइंग मशीन है और इसके ऊपर एक पर्सन खड़ा है, द सेम मिस्टर झा। ठीक है, और ये लिफ्ट ऊपर एक्सलेट कर रहा है A1 से। ठीक है, इसका मास m है। एक दूसरा लिफ्ट है और ये दोनों लिफ्ट आप लोग मॉल वगैरह देखे होंगे बहुत, इसमें दो लिफ्ट आसपास होते हैं एकदम सामने सामने। ठीक है, वो पूरा ट्रांसपेरेंट होता है, उसमें आप एक दूसरे को देख सकते हैं। ये लिफ्ट ऊपर जा रहा है A2 से और इसमें मिसेज जा रहा है, इनका मास कैपिटल M है और ये भी एक वेइंग मशीन पे करेंगे। ठीक है, अब दोनों एक दूसरे को ऑब्जर्व कर रहे हैं, मिसेस झा मिस्टर झा को और मिस्टर झा मिसेस झा को। तो आपको बताना है फाइंड नॉर्मल ऑन मिस्टर झा एंड नॉर्मल ऑन मिसेस झा। नॉर्मल कौन लगाएगा? वेइंग मशीन। मतलब बेसिकली हम पूछ रहे हैं रीडिंग्स ऑफ वेइंग मशीन, रीडिंग्स ऑफ वेइंग मशीन। रीडिंग्स ऑफ वेइंग मशीन आपको बताना है, लेकिन इस क्वेश्चन को आपको सॉल्व करना है। देखिए ग्राउंड फ्रेम से तो क्वेश्चन आसानी से सॉल्व हो जाएगा, दोनों का अलग अलग सोचेंगे सॉल्व हो जाएगा, लेकिन आपको ये सिचुएशन सोचना है स्यूडो फोर्स के हेल्प से। So solve with the help of pseudo force. Solve with the help of pseudo force. आप pseudo force के हेल्प से सॉल्व कीजिए सवाल को। ठीक है, ये दोनों मेथड से कीजिए। पहले आप बिना pseudo force के कीजिए और फिर आप pseudo force से निकाल के दिखाइए। क्योंकि पिछले क्लास में कुछ लोगों का ये डाउट था कि सर लिफ्ट में ही दोनों लोग थे तब लगा दिए। अगर दोनों अलग अलग लिफ्ट में हो, मतलब दोनों का अलग अलग एक्सेलरेशन हो, ऑब्जर्वर अगर ये हैं तो ऑब्जर्वर का एक्सेलरेशन अलग हो और ऑब्जेक्ट का एक्सेलरेशन अलग हो, तब कैसे स्यूडो फोर्स लाएंगे? बिल्कुल वैसे ही लाएंगे, कोई चेंज नहीं होगा। लगाइए, पहले ट्राई कीजिए, फिर मैं एक्सप्लेन करूंगा। प्लीज नोट इट डाउन। चलिए पहले हम लोग इस क्वेश्चन को ग्राउंड फ्रेम से सॉल्व करें। अगर मतलब नीचे एक गार्ड बिठा दें जो कि ये सारा तमाशा देख रहा है, ये ऑब्जर्वर है, ये गार्ड एफबीडी बनाएगा तो इसका वेट mg नीचे लगेगा और यहाँ पे नॉर्मल n1 ऊपर लगेगा और ये ऑब्जेक्ट ऊपर जा रहा है A1 से। तो ये गार्ड क्या इक्वेशन लिखेगा? जितना फोर्स ऊपर के, सॉरी, ये गार्ड क्या कहेगा कि ये A1 से ऊपर जा रहा है, क्या इक्वेशन लिखेगा? n1 माइनस स्मॉल mg इज इक्वल्स टू ma। तो n1 क्या हो जाएगा? m इंटू g प्लस A1। ये पहले वाले वेइंग मशीन का रीडिंग हो जाएगा। सिमिलरली इसके लिए क्या इक्वेशन लिखेगा? इसका वेट कैपिटल mg नीचे, नॉर्मल n2 ऊपर, एक्सलेशन A2 ऊपर। ये सब कौन देख रहा है? ग्राउंड पे बैठा आदमी। तो n2 माइनस कैपिटल mg इज इक्वल्स टू ma2। तो n2 हो जाएगा कैपिटल M कॉमन, g इंटू g प्लस A2, g प्लस सी। जब हम लोग ग्राउंड फ्रेम से क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं तब स्यूडो फोर्स लगाने का जरूरत नहीं होता है। ठीक है, क्योंकि स्यूडो फोर्स हम लोग तब लगाते हैं जब किसी सिस्टम को नॉन इनर्शियल फ्रेम, मतलब एक्सलेटिंग फ्रेम से देख रहे हैं। अब हम लोग इसको सेकंड मेथड से सॉल्व करते हैं। सेकंड मेथड में इसको मिसेस झा को ऑब्जर्वर बनाएंगे और इसको ऑब्जेक्ट। तो देखिए ये वेइंग मशीन है और यहां पे ये मिसेस झा है जो कि खुद में एक्सलेट कर रही है A2 से। ठीक है,
और ये ऑब्जर्वर अब एफबीडी बनाएगा। इसका मास स्मॉल m है तो mg नीचे लगेगा, नॉर्मल n1 ऊपर लगेगा, और ये इस पर स्यूडो फोर्स एक नीचे की तरफ लगाएंगे। कितना? इसका मास इनटू इसका एक्सलेशन। स्यूडो फोर्स कितना होता है? मास ऑफ द ऑब्जेक्ट इनटू एक्सलेशन ऑफ द ऑब्जर्वर विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड, और अपोजिट टू द एक्सलेशन ऑफ ऑब्जर्वर। एक्सलेशन ऑफ ऑब्जर्वर ऊपर है, ये नीचे है, और मिसेस झा को इनका एक्सलेशन दिखेगा। कितना दिखेगा? देखिए ग्राउंड के रेस्पेक्ट में इसका एक्सलेशन कितना है? a1 j कैप, ऊपर की तरफ है ना, इसका a2 j कैप। तो अगर हम पूछें, हम लोग क्या जानना है कि 1 का एक्सलेशन 2 के रेस्पेक्ट में कितना होगा, मतलब एक्सलेशन ऑफ 1 विथ रिस्पेक्ट टू 2, क्या लिखेंगे? एक्सलेशन ऑफ 1 माइनस एक्सलेशन ऑफ 2, तो वो हो जाएगा a1j माइनस a2j, मतलब a1 माइनस a2 इंटू j कैप, मतलब ऊपर की तरफ दिखेगा a1 माइनस a2। अब लिखिए इसके तरफ इक्वेशन, ऊपर जा रहा है ना, तो पहले ऊपर वाला फोर्स लिखेंगे, n1 माइनस mg माइनस ma2 इज इक्वल्स टू m इंटू a1 माइनस a2। तो n1 माइनस mg माइनस ma2 इज इक्वल्स टू ma1 माइनस ma2। देखिए कट गया, तो n1 हो जाएगा m इंटू g प्लस a1। सेम आंसर, बट दिस टाइम विद द हेल्प ऑफ स्यूडो फोर्स। सिमिलरली मिस्टर झा को अगर आप ऑब्जर्वर बना दें और मिसेस झा को वो देख रही हैं, तो भी आंसर निकाल सकते हैं। ठीक है, सो दिस इज वन ऑफ द एग्जांपल ऑफ स्यूडो फोर्स। इसको लिखिए, हम लोग एक सवाल और स्यूडो फोर्स पे करेंगे, प्लीज नोट इट डाउन। हम लोग एक सवाल और पहले किए थे, और मैंने कहा था कि ये पॉइंट जो है, इसका रिजल्ट इस क्वेश्चन का ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आप याद रखिएगा। वो था a इज इक्वल्स टू g tan थीटा वाला। तो वापस से उस सवाल को कर रहा है, लेकिन इस बार स्यूडो फोर्स के हेल्प से। देखिए ये एक वेज था, और इस वेज के ऊपर एक ब्लॉक रखा हुआ था। इस ब्लॉक का मास m है, और सवाल ये था कि इस सिस्टम को हम लोग इधर की तरफ एक्सलेट करवा रहे हैं a से। तो बताइए ये a कितना होगा, सो दैट द ब्लॉक will not slide down with respect to wedge, ताकि ये ब्लॉक जो हो इस वेज के रेस्पेक्ट में स्लाइड डाउन ना करे। अभी हम लोग सवाल किए थे, अगर आपको आंसर याद हो तो बताया क्या था आंसर? a इज इक्वल्स टू g tan थीटा। तो आपको बताना है, फिर से वही a इज इक्वल्स टू g tan थीटा निकालना है, लेकिन इस बार स्यूडो फोर्स के हेल्प से बताइए। मतलब इस बार आप ऑब्जर्वर इस इंक्लाइंड प्लेन को मानिए। इंक्लाइंड प्लेन को ऑब्जर्वर मानते हैं कि आप सोचिए कि आप यहां इंक्लाइंड प्लेन पे बैठे हुए हैं, और आप इसका इंक्लाइंड प्लेन पर बैठ करके एफबीडी बनाइए, क्योंकि इंक्लाइंड प्लेन अभी एक्सलेट कर रहा है, तो ये एक्सलेटिंग फ्रेम हो जाएगा, तो स्यूडो फोर्स के हेल्प से निकालना पड़ेगा। वो सोचिए, और इसका एक्सप्रेशन a इज इक्वल्स टू g tan थीटा प्रूफ करके दिखाइए। टेक योर टाइम। चलिए इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं इस वेज पे बैठ के। इसका एफबीडी बनाइए, इसका वेट mg नीचे लगेगा। दुनिया में कितना फोर्स होता है बताओ? 4। एक तो mg, एक तो नॉर्मल, एक तो टेंशन, धागा नहीं है टेंशन नहीं लगेगा, एक तो स्प्रिंग फोर्स, वो भी नहीं लगेगा, और पांचवा फोर्स होता नहीं है, लेकिन हम लोग लगाएंगे यहां पर, इसको स्यूडो फोर्स कहेंगे। क्यों? क्योंकि ये बैठ के देख रहा है, तो इस पर स्यूडो फोर्स लगेगा। किधर की तरफ? देखो ये वेज आगे जा रहा है, तो स्यूडो फोर्स इस पर पीछे लगाएंगे। कितना? इस ब्लॉक का मास इनटू एक्सेलरेशन ऑफ वेज। ठीक, स्यूडो फोर्स लगा दिए। कितना? मास ऑफ द ब्लॉक इनटू एक्सेलरेशन ऑफ वेज, और उसके अपोजिट लगता है। और जब ये ऑब्जर्वर है, वेज ऑब्जर्वर है, तो वेज के रेस्पेक्ट में ये स्लाइड नहीं कर रहा है। क्या समझिए इस बात को? वेज के रेस्पेक्ट में ये ब्लॉक स्लाइड नहीं कर रहा है, इसका मतलब वेज के रेस्पेक्ट में ये ब्लॉक नीचे नहीं जा रहा है, इधर तो जा ही नहीं रहा है। मतलब वेज के रेस्पेक्ट में इस ब्लॉक का पोजीशन चेंज नहीं कर रहा है।
मतलब वेज के रेस्पेक्ट में इस ब्लॉक का कोई भी एक्सप्रेशन नहीं है। अरे भाई हम लोग तो कहे ही थे कि ये वेज और ब्लॉक साथ साथ चलता है, a इज इक्वल्स टू जी tan थीटा से। साथ साथ चलने का क्या मतलब, अगर मैं कार चला रहा हूं, मेरे बगल में आप बैठे हुए हैं, तो हम लोग साथ साथ चल रहे हैं, तो मेरा एक्सलेशन और आपका एक्सलेशन सेम है ग्राउंड के रेस्पेक्ट में, तो मेरे रेस्पेक्ट में आपका एक्सलेशन कितना है, 0 है ना। तो इस वेज के रेस्पेक्ट में हम लोग लिख दे रहे हैं विथ रिस्पेक्ट टू वेज द ब्लॉक इज एट रेस्ट। सी ये मैं नहीं कह रहा हूं कि हमेशा ब्लॉक वेज के रेस्पेक्ट में रेस्ट पे रहेगा, ये क्वेश्चन कह रहा है कि बताइए ए की ऐसी क्या वैल्यू ले ले ताकि ये ब्लॉक रेस्ट पे रहे। आगे हम लोग सवाल करेंगे उसमें हम छोड़ देंगे ऐसे नहीं, फिर पूछेंगे बताओ ये ब्लॉक स्लाइड कर रहा है वेज के रिस्पेक्ट में, तब कितना एक्सलेशन से करेगा। अभी क्वेश्चन कह रहा है कि ये स्लाइड नहीं कर रहा है, स्लाइड नहीं कर रहा है तो इस पर नेट फोर्स 0 होगा। दो एक्सिस ले लीजिए, एक हॉरिजॉन्टल और दूसरा वर्टिकल। पहला तो स्टेप था मैकेनिक्स क्वेश्चन को सॉल्व करने का, कैफिडी बनाना, दूसरा दो परपेंडिकुलर एक्सिस लेना, ले लिए। तीसरा जो फोर्स एक्सिस के अलोंग है, देखिए mg और ma, उसको एज इट छोड़ दीजिए, जो एक्सिस के अलोंग नहीं है उसको कंपोनेंट में तोड़ दीजिए। देखिए ये थीटा है तो ये वाला एंगल थीटा होगा, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल, ये पूरा 90 डिग्री होता है तो ये हो जाएगा 90 माइनस थीटा, तो n का इधर की तरफ कंपोनेंट हो जाएगा n cos 90 माइनस थीटा मतलब sin थीटा, और ऊपर की तरफ हो जाएगा n cos थीटा। ये ब्लॉक रुका हुआ है, जितना फोर्स ऊपर उतना ही फोर्स नीचे, मतलब n cos थीटा इज इक्वल्स टू mg, और जितना फोर्स इधर उतना ही फोर्स इधर, तो n sin थीटा इज इक्वल्स टू ma। दोनों को डिवाइड कर दीजिए तो tan थीटा इज इक्वल्स टू a बाई g हो जाएगा, तो a का वैल्यू g tan थीटा हो जाएगा। और इसको मैंने पहले भी कहा था, मैं फिर से कह रहा हूं कि इसको आगे से एज ए फॉर्मूला याद रखना है, रिमेंबर एज ए फॉर्मूला, ठीक है। इसी तरह का एक सवाल और है, और वो भी सवाल बहुत फेमस है। वो सवाल है कि देखिए ये वेज है और इस वेज के ऊपर एक ब्लॉक रखे हैं, इस वेज के ऊपर एक ब्लॉक रखे इस तरह से m मास का, ये एंगल थीटा है। इस वेज को इधर हम लोग खींच रहे हैं, तो बताइए कितने एक्सलेशन से खींचें ताकि वो ब्लॉक फ्री फॉल में आ जाए। फाइंड a so that the block will come in free fall, ताकि वो ब्लॉक किस में आ जाए, फ्री फॉल में आ जाए। ये क्वेश्चन ट्राई कीजिए, बिल्कुल ऐसा ही सवाल है, ट्राई कीजिए। फ्री फॉल का क्या मतलब कि उस पर नॉर्मल नहीं लगेगा, तो नॉर्मल को आप 0 पुट कर दीजिए, सॉल्व कीजिए। तो देखिए आपसे इस a का वैल्यू पूछा, फिर से आप इसी वेज पे बैठ जाइए और इस ब्लॉक का एपीडी बनाइए। इसका वेट mg नीचे, नॉर्मल ऐसे, और स्यूडो फोर्स, देखिए वेज का एक्सेशन दर है इसलिए इस पे स्यूडो फोर्स दर रहेगा m इंटू। और अभी मैंने क्या कहा, ये ब्लॉक फ्री फॉल में आ गया। जब कोई ब्लॉक फ्री फॉल में आ जाता है तो उस पर सिर्फ एक ही फोर्स लगता है mg, और स्यूडो फोर्स यहाँ तो वेज की वजह से लग रहा है, मतलब माने हैं वेज की वजह से, इसलिए मतलब नॉर्मल नहीं लगेगा। तो जब ये ब्लॉक विल कम इन फ्री फॉल, इसका क्या मतलब, नॉर्मल विल बिकम 0, नॉर्मल 0 हो जाएगा। आप क्या करो, आप दो एक्सिस ले लो, एक नॉर्मल की तरफ ऐसे मतलब, और दूसरा ऐसे, along द इंक्लिनेशन और परपेंडिकुलर टू इंक्लिनेशन, और सारे फोर्स को उधर लिख दीजिए। ये थीटा है कि mg, ये 90 माइनस थीटा, ये एंगल थीटा हो जाएगा। mg का इधर की तरफ कंपोनेंट हो जाएगा mg cos थीटा, ये थीटा है, ये एंगल भी थीटा होगा। ma का इधर की तरफ हो गया ma cos थीटा, और इधर की तरफ ma sin थीटा, ठीक है। ये नॉर्मल कब 0 होगा, जब ये और ये बराबर हो जाए। जब ये दोनों बराबर हो जाएगा तो कट जाएगा, नॉर्मल का वैल्यू क्या हो जाएगा,
0। इस वजह से सोच सकता है दिस फोर्स इज इक्वल्स टू n प्लस ma sin थीटा लिखेंगे। ठीक है, तो नॉर्मल को 0 होने के लिए दिस इज इक्वल्स टू दिस होना पड़ेगा। मैं लिख देता हूं n प्लस ma sin थीटा इज इक्वल्स टू mg cos थीटा होगा। तो अगर नॉर्मल 0 हो गया तो इतना बराबर हो जाएगा, m कट जाएगा, तो a इज इक्वल्स टू हो जाएगा g cot थीटा। ये रिलेशन भी कुछ इसी के जैसा है। ये था a इज इक्वल्स टू g tan थीटा, उसको गिरने से बचाने के लिए और फ्री फॉल में लाने के लिए कितने से खींचे, a इज इक्वल्स टू g cot थीटा से। आगे से अगर हो सके तो ये फॉर्मूला भी याद रखिएगा। अच्छा, मैं बोलता हूं ना कि आगे से हो सके तो ये फॉर्मूला भी याद रखिएगा। आप लोग सोचते हैं कि सर हो सकेगा तो मैं ऐसा नहीं है तो नहीं याद रखेंगे, लेकिन ऐसा नहीं है। मेरे कहने का मतलब ये है कि याद रखना है, बिकॉज दिस विल गिव यू एन एज with respect to other candidates mainly in JEE mains and NEET examination, because अगर आपको ये याद है और आपने कॉपी में इस तरह से लिखा है और बार बार उस कॉपी को पढ़ता है, तो हो सकता है लास्ट टाइम में अगर वही सवाल आ गए तो आप जल्दी सॉल्व करके निकल जाएंगे, डायरेक्ट मार्क करके निकल जाएंगे। दूसरा बच्चा हो सकता है नहीं मार्क करके निकले और उससे एक आध क्वेश्चन आप एक्स्ट्रा सॉल्व कर पाएंगे। सो दिस यू हैव टू रिमेंबर एज अ फॉर्मूला। Now let's discuss the last question of our laws of motion discussion, क्योंकि अब हम लोग आगे से अगले लेक्चर से फ्रिक्शन शुरू करेंगे। एक क्वेश्चन मैं स्यूडो फोर्स का और करवाना चाहता हूं, बट दिस क्वेश्चन इज स्ट्रिक्टली फॉर IIT JEE एस्पिरेंट्स। ये JEE एडवांस के एस्पिरेंट्स के लिए है और ये जो क्वेश्चन है HCV के क्वेश्चन से इंस्पायर्ड है। ये HCV में है, ये HCV का आखिरी एग्जांपल है सवाल। क्वेश्चन ये है कि ये एक वेज है और इस वेज के ऊपर, इस वेज का मास कैपिटल M है, ये एंगल थीटा और ये ब्लॉक है और इस सिस्टम को रिलीज कर दिए। तो आपसे सवाल पूछा गया है फाइंड एक्सेलरेशन ऑफ ब्लॉक विथ रेस्पेक्ट टू वेज, विथ रेस्पेक्ट टू वेज। देखिए इस क्वेश्चन ने हिंट कर दिया है कि आपको ब्लॉक का एक्सेलरेशन किसके रेस्पेक्ट में निकालना है, वेज के रेस्पेक्ट में, व्हेन सिस्टम इज रिलीज्ड। जब सिस्टम को क्या करेंगे, रिलीज करेंगे। तो ये आपको हिंट दे रहा है कि सिस्टम को रिलीज करेंगे तो ये वेज मूव कर सकता है। ये वेज इज मूवेबल वेज, फिक्स नहीं है, मूव कर सकता है। तो ये ब्लॉक नीचे जाएगा और ये वेज इधर जाएगा। देखिए आप सोच के देखिए, ये ब्लॉक इसके ऊपर है, इस ब्लॉक के नॉर्मल की वजह से ये जो वेज है वो इधर जाएगा। मैं फोर्स बना के भी दिखाऊंगा आपको, क्योंकि ये ब्लॉक मूव करेगा और उस ब्लॉक पर बैठ करके आपको एफबीडी बनाना है। ये हिंट दे रहा है देखो, क्योंकि आपको निकालना क्या है, एक्सेलरेशन ऑफ ब्लॉक विथ रेस्पेक्ट टू वेज। तो अब इस बात है वेज के रेस्पेक्ट में आपको निकालना है, तो वेज पे बैठ के एफबीडी बनाइए और वेज पे बैठ के एफबीडी बनाएंगे तो स्यूडो फोर्स लगाना पड़ेगा। ट्राई कीजिए, बहुत अच्छा सवाल है। इस सवाल को अगर समझ गए, सॉल्व कर लिए, तो ऐसा क्वेश्चन कई बार आईआईटी में आया हुआ है, बन जाते हैं वैसे सवाल। नोट कीजिए, इसको ट्राई कीजिए। देखिए इस क्वेश्चन को सोचना बहुत बड़ा जरूरी काम है। आपको क्या करना है, ब्लॉक का एक्सेलरेशन निकालना है विथ रिस्पेक्ट टू वेज। तो आप सोचेंगे कि अगर मुझे वेज के रिस्पेक्ट में ब्लॉक का एक्सेलरेशन निकालना है तो ऑब्वियस सी बात है मुझे ब्लॉक का एफबीडी बनाना पड़ेगा। किसके रिस्पेक्ट में, वेज के रिस्पेक्ट में। चलिए देखते हैं हम लोग। पहला स्टेप हम लोग का क्या होगा, हम लोग एफबीडी बनाएंगे, एफबीडी ऑफ ब्लॉक विथ रिस्पेक्ट टू वेज। ठीक है, तो ब्लॉक का एफबीडी बनाने के लिए विथ रिस्पेक्ट टू वेज मुझे स्यूडो फोर्स लगाना पड़ेगा, क्योंकि वेज तो चल रहा है। और स्यूडो फोर्स क्या होता है, मास ऑफ ब्लॉक इनटू एक्सेलरेशन ऑफ ऑब्जर्वर, जो कि यहां वेज है, एक्सेलरेशन ऑफ ऑब्जर्वर विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड। मतलब ये एफबीडी पूरा करने से पहले मुझे एक चीज पता करना पड़ेगा, क्योंकि हम लोग एक्सेलरेशन, क्योंकि हम लोग एफबीडी वेज के रिस्पेक्ट में ब्लॉक का बना रहे हैं, तो मुझे स्यूडो फोर्स लगाना है। और स्यूडो फोर्स क्या होता है, इस ब्लॉक का मास इनटू एक्सेलरेशन, किसका, वेज का, विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड। मतलब पहले हमें इस वेज का एफबीडी बनाना पड़ेगा विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड, और उससे इस वेज का एक्सेलरेशन निकालना पड़ेगा विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड।
मतलब हम लोग यहां शुरुआत नहीं कर सकते, लेकिन आपको सोचना ऐसा ही है क्योंकि क्वेश्चन में तो ये दिया हुआ है ना, तो आप पहले ये सोचेंगे और तब पता करेंगे। तो यहां बना रहे हैं एफबीडी ऑफ वेज, एफबीडी ऑफ वेज विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड, विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड। तो ये एफबीडी मैं यहीं पे रिप्रेजेंट कर रहा हूं, देखिए जरा ध्यान से। इसका एफबीडी बता रहा है वेज का, बनाइए। इस वेज का वेट mg नीचे लगेगा, देखिए ऐसे। इस वेज पे नॉर्मल लगेगा, ये सरफेस नॉर्मल ऊपर की तरफ लगाएगा इस तरह से, एंड डैश एक तो टेबल लगाएगा, दूसरा ये ब्लॉक, ये दोनों एक दूसरे पे नॉर्मल लगाएंगे। वेज ब्लॉक पे नॉर्मल इधर लगाएगा, ब्लॉक वेज पे नॉर्मल ऐसे लगाएगा। फॉर एवरी एक्शन देयर इज एन इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। ये नॉर्मल लग गया। दुनिया में कितने फोर्स होते हैं? 4 mg, 2 नॉर्मल 2 सरफेस था, तो टेंशन नहीं लगेगा, धागा नहीं है, फ्रिक्शन नहीं लगेगा, सॉरी फ्रिक्शन तो पड़ा ही नहीं है, स्प्रिंग फोर्स नहीं लगेगा, स्यूडो फोर्स भी नहीं लगेगा, क्योंकि हम लोग इस वेज का एफबीडी बना रहे हैं किसके रेस्पेक्ट में? ग्राउंड के रेस्पेक्ट में। वेज का एफबीडी किसके रेस्पेक्ट में बना रहे हैं? ग्राउंड के रेस्पेक्ट में। ग्राउंड के रेस्पेक्ट में स्यूडो फोर्स नहीं लगाते। स्यूडो फोर्स कब लगाते हैं? जब एफबीडी हम लोग एक्सलेटिंग फ्रेम के रेस्पेक्ट में बना रहे हो। तो बस इतना ही लगेगा। अब हम लोग इसका 2 एक्सिस ले लेते हैं, ये हॉरिजॉन्टल, दूसरा ये वर्टिकल। अब भाई इस रैक्स में तो मूव कर नहीं सकता, टेबल को फाड़ के नीचे तो जाएगा नहीं, ये ऊपर जाएगा नहीं, तो इस रैक्स में मोशन नहीं होगा। इस नॉर्मल का देखिए 2 कंपोनेंट होगा, ये एंगल 90 डिग्री, ये थीटा, ये 90 माइनस थीटा, ये एंगल थीटा हो जाएगा। इस नॉर्मल के 2 कंपोनेंट होंगे, नीचे की तरफ n cos थीटा, n का थीटा की तरफ, और इधर की तरफ n sin थीटा। इस डायरेक्शन में फोर्सेस बैलेंस रहेंगे क्योंकि उस डायरेक्शन में कोई मोशन नहीं हो सकता। n डैश इज इक्वल्स टू mg प्लस n cos थीटा। ये जो n sin थीटा है वो इस वेज को इधर की तरफ ले जाएगा, और इसका एक्सिस हम लोग b मान लेते हैं। एंड व्हाट इज b? व्हाट इज b? b मैं यहां लिख रहा हूं। व्हाट इज b? एक्सलेशन ऑफ वेज, एक्सलेशन ऑफ वेज with respect to ground, with respect to ground। तो एक तरफ इक्वेशन लिख दीजिए, क्या लिखेंगे? n sin थीटा, यही फोर्स लग रहा है, इज इक्वल्स टू मास इनटू एक्सलेशन। तो यहां से आपका एक्सलेशन आ गया n sin थीटा बाय m। ये पहला इक्वेशन। मुझे ये निकालना था वेज का एक्सलेशन ग्राउंड के एस्पेक्ट में। क्यों? क्योंकि अब हम लोग आगे प्रोसीड कर सकते हैं और एफबीडी बना सकते हैं ब्लॉक का विथ रेस्पेक्ट टू वेज। चलिए बनाइए। ये रहा वेज, ये एंगल थीटा, ये एंगल ब्लॉक, ये ब्लॉक, ठीक है। और इस वेज के रेस्पेक्ट में हम लोग एफबीडी बना रहे हैं, ठीक है। इसलिए मैंने वेज को स्टार्ट कर दिया। तो इस ब्लॉक का वेट mg नीचे लगेगा, ये वेज इस पर नॉर्मल n इधर लगाएगा, ठीक है, और स्यूडो फोर्स लगेगा। ये जो वेज है वो इधर जा रहा है, देखिए वेज इधर जा रहा है b से, तो स्यूडो फोर्स इधर लगाएंगे। स्यूडो फोर्स कितना होता है? मास ऑफ द ब्लॉक इनटू एक्सलेशन ऑफ ऑब्जर्वर, जो कि b है, किधर की तरफ? ऑब्जर्वर के एक्सलेशन के अपोजिट। अब ये जो ब्लॉक है वो इस वेज के रेस्पेक्ट में या तो नीचे जा सकता है या ऊपर जा सकता है, तो नीचे जाएगा, ऑब्वियस बात है, ये खिंचाएगा इधर तो ये नीचे ही जाएगा। तो इसका इस ब्लॉक का एक्सलेशन इस वेज के रेस्पेक्ट में नीचे होगा। देखो ग्राउंड से देखोगे, ग्राउंड से देखोगे, आपको जिसके रेस्पेक्ट में एक्सलेशन पता करना होगा आप उसको रुका हुआ मान लीजिए। अगर आप वेज के रेस्पेक्ट में इस ब्लॉक का एक्सलेशन का डायरेक्शन पता करना चाहते हैं तो आप वेज को रुका हुआ मान लो कि ये वेज रुका हुआ है। अगर ये वेज रुका हुआ होगा तो ब्लॉक किधर जा सकता है? नीचे जा सकता है। आप ग्राउंड से देखोगे तो आपको क्या दिखेगा कि अच्छा सर ये ब्लॉक वेज भी इधर जा रहा है, ब्लॉक भी नीचे आएगा, तो नेट एक्सलेशन तो बीच में हो जाएगा ना कुछ इधर। तो आपको इसका एक्सलेशन किसके रेस्पेक्ट में निकालना? देखिए वेज के रेस्पेक्ट में ना, तो आप वेज को रोक दीजिए, वेज रुक गया तो ब्लॉक नीचे जा सकता है। तो दिस इज एक्सलेशन ऑफ ब्लॉक with respect to wedge, with respect to wedge।
तो आप फिर से दो डायरेक्शन ले लीजिए, इधर एक्सलेट कर रहा है तो आप दो डायरेक्शन कैसे लेंगे, एक इसे परपेंडिकुलर टू इंक्लाइंड प्लेन और दूसरा अलोंग द इंक्लाइंड प्लेन। कंपाउंड में ब्रेक कीजिए mg, और इसको करना पड़ेगा, ये थीटा है, ये 90, ये 90 माइनस थीटा, तो mg का इधर की तरफ कंपाउंड mg sin थीटा। अब ये सब चीज फास्ट करना सीखिए, इधर की तरफ mg cos थीटा, ये थीटा है, ये भी थीटा, ये 90 माइनस थीटा हो जाएगा, तो mb का इधर की तरफ कंपाउंड हो गया mb sin थीटा और इधर की तरफ mb cos थीटा। ठीक है, इस डायरेक्शन में कोई भी मोशन नहीं होगा, तो इस डायरेक्शन में फोर्सेस बैलेंस रहेंगे, जितना फोर्स इधर उतना ही फोर्स इधर। लिखिए इधर की तरफ फोर्स हो गया n प्लस mb sin थीटा इज इक्वल्स टू mg cos थीटा। कैपिटल N का वैल्यू हम लोग को पता है, वो रख दीजिए, कैपिटल N का वैल्यू रख देते हैं, तो mb sin थीटा और सॉरी mb बाय sin थीटा हो जाएगा, कैपिटल mb बाय sin थीटा प्लस स्मॉल mb sin थीटा इज इक्वल्स टू mg cos थीटा। तो b यहां दोनों में से कॉमन ले लेंगे और sin थीटा को इधर भेज देंगे, तो b कॉमन ले लेंगे, तो कैपिटल M प्लस स्मॉल m sin स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू mg cos थीटा। तो यहां से b निकल जाएगा हम लोग का, देयरफॉर b का वैल्यू हो जाएगा mg cos थीटा अपॉन कैपिटल M प्लस स्मॉल m sin स्क्वायर थीटा। तो अगर आपसे पूछता कि बताइए वेज का एक्सलेशन ब्लॉक ग्राउंड के एस्पेक्ट में, इसी को हम लोग b माने थे, देखो अगर वेज का एक्सलेशन ब्लॉक ग्राउंड के एस्पेक्ट में पूछता तो भी आपका सिर्फ इससे आंसर नहीं आता, आपको इसका एक वीडियो बनाना ही पड़ता। अब ये a निकालने के लिए इधर की तरफ इक्वेशन लिखिए, इधर की तरफ फोर्स ये है, यही फोर्स हो गया, इज इक्वल्स टू मास इनटू एक्सलेशन कर देंगे, तो m तो सब जगह से कट गया, क्या बचा यहाँ पे g sin थीटा प्लस b cos थीटा, ये रहा b, इसमें cos थीटा मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो mg cos स्क्वायर थीटा अपॉन कैपिटल M प्लस स्मॉल m sin स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू a, ये a हम लोग को निकालना है। थोड़ा फास्ट कैलकुलेशन लोग कर रहे हैं, देखो इसको इधर भेज देते हैं, इसको हम इधर भेज रहे हैं, ये हो जाएगा mg sin थीटा, इसको इधर भेजेंगे तो mg अच्छा ये वाला एक sin थीटा इधर भेजा जाएगा, तो mg sin थीटा इंटू cos थीटा भी होगा, ये वाला यहाँ पे एक sin थीटा भी आएगा, ये वाला sin थीटा नीचे बचा था उसको इधर भेजना भूल गए थे, तो यहाँ पर एक sin थीटा भी आएगा। मैं थोड़ा सा कहीं पे मिटाना चाहूंगा ताकि हम लोग उसका कैलकुलेशन कर सके। अच्छा इधर जगह है, आप लोग एक सेकंड, तो चलिए इधर कैलकुलेशन करते हैं, तो a इज इक्वल्स हो जाएगा, देखिए ये टर्म को इधर भेजेंगे, तो कैपिटल mg sin थीटा, ये स्मॉल mg sin क्यूब थीटा प्लस यहां पे mg cos स्क्वायर थीटा इंटू साइन थीटा बाय कैपिटल M प्लस स्मॉल m sin स्क्वायर थीटा। कैपिटल M स्मॉल m का ध्यान रखिएगा, देखिए g sin थीटा देखिए सब में है, यहां भी है, यहां भी देखिए एक g और एक sin थीटा मिल जाएगा, और यहां भी देखिए एक g और एक sin थीटा मिल जाएगा, तो आप क्या करो g sin थीटा कॉमन ले लो, तो g sin थीटा हम लोग कॉमन ले लिए, यहां बचा कैपिटल M प्लस यहां बचा स्मॉल m sin स्क्वायर थीटा, क्योंकि एक sin थीटा तो कॉमन ले चुके हैं, स्मॉल m sin स्क्वायर थीटा यहां बचा, और यहां बचा स्मॉल m cos स्क्वायर थीटा, तो स्मॉल m कॉमन लेंगे तो बचेगा sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा जो कि 1 होता है, अपॉन नीचे हो गया कैपिटल M प्लस स्मॉल m sin स्क्वायर थीटा। सो दिस इज द एक्सप्लेनेशन ऑफ ब्लॉक विथ रिस्पेक्ट टू वेज, यही हम लोग को निकालना है। ऐसे क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करना है, मैंने आपके पैकेज में भी बहुत सारे ऐसे सवाल दिए हैं जिनको आप सॉल्व करेंगे। सो विद दिस वी हैव कंप्लीटेड एवरी कॉन्सेप्ट दैट यू नीड टू नो
regarding the discussion on laws of motion. With this, I am ending my discussion of laws of motion. But as I always say, with this, your journey of solving laws of motion question starts. You can solve maximum question on this. You can choose any book prescribed for your preparatory examination and solve the questions. अगले क्लास में हम लोग फ्रिक्शन से स्टार्ट करेंगे, फर्स्ट लेक्चर वहां से स्टार्ट होगा, राइट? सो दिस कंप्लीट्स आवर डिस्कशन फॉर द डे. थैंक यू फॉर बीइंग विद अस. हैव अ ग्रेट डे.